आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की तुलना और दोनों का पारस्परिक संबंध। लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन या दोनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कई तरह से हम करते हैं। जैसे पहला, नामकरण के संबंध में। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा सदन का प्रथम अथवा निम्न सदन है और राज्यसभा द्वितीय तथा उच्च सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। प्रतिनिधित्व के संबंध में, लोकसभा भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा भारतीय संघ की इकाइयों अर्थात राज्य और संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राज्यसभा में भारतीय संघ के सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता। सदस्य संख्या के संबंध में, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में ये सदस्य संख्या 545 है। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्य 250 हो सकते हैं, जिनमें से 12 मनोनीत और 238 परोक्ष रूप में निर्वाचित होंगे। वर्तमान समय में यह सदस्य संख्या 233 + 12 है। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक है और संयुक्त बैठक में ये सदस्य संख्या ही लोकसभा की शक्ति का आधार है। निर्वाचन के संबंध में, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव विवश मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। कार्यकाल के संबंध में, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में, संवैधानिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। साधारणतः विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा को ही इच्छा अनुसार कार्य होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयक के बारे में लोकसभा के बराबर शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति लोकसभा से बहुत निर्बल होती है। संवैधानिक संशोधन के संबंध में, संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सिद्धांत वरन व्यवहारिक दृष्टि से भी समान शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल एक बार 1975 में 40वां संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय विधेयक के संबंध में, वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा ही
लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त दी गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा और लोकसभा से पारित होने पर यह विधेयक राज्यसभा में आएगा, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक ऐसे किसी विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। कार्यपालिका के संबंध में भेद। संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडलात्मक संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पद से हटाने का या पद से पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। अन्य कार्य और अधिकारों के संबंध में कई मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों ही सदनों के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है। एक सदन अभियोग लगाता है और दूसरा उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से आवश्यक है। राज्यसभा की अन्य शक्तियाँ। राज्यसभा को राज्यों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते दो अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है। प्रथम अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बनाना चाहिए। द्वितीय अनुच्छेद 312 के अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास करती है। इन सब कारणों से हम देखते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं और ऐसा स्वाभाविक भी है। संसदीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है, परोक्ष रूप में निर्वाचित द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन के रूप में की गई थी, प्रतिद्वंदी सदन के रूप में नहीं, और राज्यसभा के द्वारा ही इसे पूर्ण रूप में आचरण किया गया है। व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा के संबंध। संविधान निर्माताओं की आशा और अपेक्षा थी कि लोकसभा और राज्यसभा परस्पर सहयोगपूर्ण कानूनों का निर्माण करेगी और शासन पर नियंत्रण के संबंध में भी एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। यदि 1952 से लेकर आज तक लोकसभा और राज्यसभा के आपसी संबंधों का अध्ययन किए जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की यह आशा और अपेक्षा आंशिक रूप में ही पूरी हो पाई। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद। स्वाभाविक स्थिति। लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुछ विषयों
या अधिकांश विषयों पर आपसी सहयोग, लेकिन कुछ विषयों पर मतभेद एक स्वाभाविक और कुछ परिस्थितियों में अप्रणीय स्थिति है तथा इस स्थिति के कारण मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि संस्थाओं का ये स्वभाव होता है कि वह निष्ठाओं को जन्म देते हैं। जब दो संस्थाओं की स्थिति प्राय समान होती है तो उसमें मतभेद का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण अपने व्यवहार में राज्यसभा की तुलना में लोकतांत्रिक श्रेष्ठता के भाव को अपना लेते हैं और कुछ सदस्य अपने इस मनोभाव में बहकर एक संस्था के रूप में राज्यसभा या राज्य सत्ता के कुछ सदस्यों के आचरण पर ऐसी टिप्पणियां कर बैठते हैं कि जिसे राज्यसभा सदस्य अपने लिए अपमानजनक मानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेदों के उदय का द्वितीय और सारभूत कारण यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल तथा दोनों सदस्यों की चुनाव की पद्धतियों में भी भेद है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 12 सदस्यों को मनोनीत सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। व्यवहार में 1967 से लेकर अब तक अनेक बार ऐसी स्थितियां बनी कि केंद्र में एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ था, लेकिन अधिकांश राज्यों की विधानसभाओं में विपक्षी दलों को बहुमत प्राप्त था। कार्यकाल और चुनाव पद्धतियों की इस भिन्नता के कारण लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में भी भेद हो जाता है तथा दलीय संरचना का ये भेद स्वाभाविक रूप से आपसी विरोध की स्थिति को जन्म देता है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद और विवाद की इन स्थितियों के बावजूद सामान्य रूप से राज्यसभा के कार्यकाल को सफल कहा जा सकता है। राज्यसभा लोकसभा पर एक नियंत्रणकारी सदन है और शक्ति के रूप में कार्य करता है तथा इस रूप में राज्यसभा की अपनी उपयोगिता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।